हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ में जो कि मैंने आप लोगों को कल क्लास 1 दी थी, ठीक है, और मैंने आप लोगों को याद करो डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ वो पहली क्लास देख सकते हो। ठीक है, मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है और आप लोगों को वो मिल जाएगी। ठीक, आप लोग जैसे ही चैनल पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर चीज़ें छूटती चली जाएंगी तो ये ज्योग्राफी है, इसके कॉन्सेप्ट छूटते चले जाते हैं और उसके बाद एंड एट द एंड आप जिस क्लास से जुड़ोगे उसी क्लास से एकदम समझ में आने वाली नहीं है। तो आप लोगों को एक क्लास को समझने के लिए आप लोग को क्लास 1 से इस सीरीज़ में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप लोगों की नींव मजबूत हो सके। ठीक, तो ये था मेरी क्लास को शुरू करने का आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो अब हम चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक भूकंप से शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि आज से शुरू करना था। ठीक है, मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत आप लोगों को पढ़ा दिया था। अगर आप लोग रिमेंबर कर पा रहे हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता भी सकते हो। ठीक है, कि क्या क्या एग्जैक्टली वे थे। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों को मेमोरी बूस्ट होगी, जिसको माइंड बूस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह लोग याद करते हैं। पढ़ाई हर टाइम किताब कापियों से नहीं होती, दिमाग से होती है। ठीक है, आप बाजार में जा रहे हो, ठीक है, उसको याद करते जाइए। आप कहीं कुछ और भी कर रहे हैं, अपनी पिछली चीज़ों को रिवाइज करते जाइए। इससे ज़्यादा आपको कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताना चाहती थी, मैंने बता दिया। तो चलिए, भूकंप मतलब अर्थक्वेक, ठीक, सभी को पता ही होगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है हम लोगों से। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को इसी बुक पे आप लोग कोई पेन या पेंसिल लेके बैठना, पहले मेरे साथ मार्क के हाईलाइट करते जाना और उसके बाद यहीं पर आप लोगों के शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, जितना पैरा और जितनी बुक हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि भूकंपीय तरंगों यानी कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत यानी कि उसकी इंटरनल लेयर्स का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है। ठीक है, अब इन नॉर्मल लैंग्वेज एनसीईआरटी बोल रही है कि क्या है भूकंप का अर्थ। तो साधारण भाषा में उसका अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यानी कि पृथ्वी जो वाइब्रेट करती है या फिर शेक करती है। ठीक है, वो है पृथ्वी का कंपन, वो क्या है, भूकंप है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक, भूकंप इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा के निकलने के कारण जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो क्या करती हैं, सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक है, तो ये इतना आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ रहा होगा। इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग ऐसे ही अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए याद रख सकते हो कि पहला, कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का एक संपूर्ण स्ट्रक्चर है। दूसरा, भूकंप क्या है, एक मेनली क्या है, पृथ्वी का कंपन। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना, ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैरा पे मूव करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पैरा कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बोला पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। ठीक है, तो ये बात अब जानने के लिए नेक्स्ट पैरा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, प्रायः भ्रंश के किनारे। ठीक, भ्रंश समझते हो, भ्रंश जो पहली बात तो समझ लो भ्रंश को क्या बोलते हैं। भ्रंश को इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। ठीक, फॉल्ट मतलब दरार। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ठीक है, अब ये ऐसे जो है एक स्ट्रक्चर से जुड़ा है। ठीक, तो दोनों जुड़े हैं। अब एक टाइम क्या आया कि पृथ्वी के ऊपर लेयर में सारे क्लाइमेट काम किए। ठीक है, और इसमें दरारें पड़ गई। ठीक, और अब ये दरारें ऐसे यहाँ से चिटकने लगी। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि ये वाला टुकड़ा ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है। ठीक, और ये ऐसे मूवमेंट कर ले, या फिर ये इधर खिसक जाए या फिर ये इधर खिसक जाए। ठीक है, तो ये होते हैं भ्रंश। ठीक, तो इसी के बारे में बताया गया कि भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। ठीक, अब भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा तभी निकलेगी जब इनमें मूवमेंट होगा। ये बात तो समझ ही रहे होगे। ठीक है, अब भूपर्वती की शैली में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं, तो ये बात आप लोग थोड़ा अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। उसके बाद भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। ठीक है, तो ये विपरीत दिशा आप लोग देख रहे होगे। ठीक, और शैल मतलब क्या होता है कि पृथ्वी 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 की ऊपरी लेयर्स। ठीक, जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, यानी कि ऊपर का, अगर पृथ्वी का मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऊपर का क्रस्ट, ठीक,
मध्य में क्या होता है, मेंटल, फिर इनर पार्ट क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो यानी कि जो क्रस्ट होगा उसमें क्या होगा, शेल खंड दबाव डालते हैं और उनके आसपास का घर्षण, घर्षण यानी कि, ठीक है, तो घर्षण बोले तो फ्रिक्शन, ठीक, उन्हें परस्पर बांधे रहता है। ठीक, घर्षण का इंग्लिश मीन होता है फ्रिक्शन, और उन्हें परस्पर बांधे रहता है कि मतलब ये दो जो शेल खंड आप लोगों को दिख रहे हैं उनको परस्पर जो है वो बांधे रहता है। फिर भी अलग होने पर उसकी प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, अब घर्षण आप लोगों ने अगर साइंस मीडियम हो, ठीक है, और तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर या इंटर में पढ़ा होगा फ्रिक्शन के बारे में कि हम लोगों के स्लीपर में भी, हम लोगों के चप्पल में भी घर्षण की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो जो अपोजिट फोर्स लगता है इसी वजह से हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों की चप्पल और पृथ्वी में लगता है वो भी क्या है, एक प्रकार का घर्षण ही है। ठीक है, तो जब इसमें बोला गया कि पृथ्वी में जो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, तो वो खत्म कैसे हो जाता होगा, जब पृथ्वी आपस में, जो पृथ्वी के दो टुकड़े हैं वो एक जगह से अपनी आसपास की जगह से थोड़ा दूर हट जाते होंगे, तो उसकी कम होने की पोजीशन आ जाती होगी। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पैरा पे मतलब फिर से अपनी लाइन कंटिन्यू करते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब जो घर्षण कम हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि शैलखंड विकृत होकर, विकृत मतलब कमजोर होकर अचानक एक दूसरे की विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। ठीक है, अब जब तक घर्षण इन दोनों शैल खंडों में था, मान लो कि ये दोनों शैल खंड थे, ठीक, तो इन दोनों में जब तक घर्षण पास पास काम कर रहा था, ये दोनों आपस में जुड़े थे। अब जब इन दोनों में घर्षण का प्रभाव कम होने लगा, जब ये अपोजिट दिशा में जाने लगे, मूव करने लगे, तो घर्षण का प्रभाव ऑटोमेटिक कम होने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इन दोनों की शैल खंडों में दरार आ गई और ये कमजोर हो गए। ठीक है, और अचानक क्या हुआ कि फिर अचानक एक कंडीशन हुई कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, बात समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकली। अब जब ये इन दोनों को एक जगह से, भाई ये कोई क्या बोलते हैं, धागे तो है नहीं कि एक इधर से कर दिया एक इधर कर दिया खींच लिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं यूज हुई। भैया ये पृथ्वी के टुकड़े हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े, वो भी अंदर तक। पृथ्वी कितनी गहरी है आप लोगों को कल मैंने बताया था कि त्रिज्या बताओ। ठीक, त्रिज्या मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी ना, वो याद ही होगी। ठीक है, अब उन दोनों को मूव करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी होगी ना, तो ये बोला गया इस लाइन में। उसके बाद क्या हुआ कि और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती हैं। ठीक है, जब ऐसे ऐसे ऊर्जा लग रही है, अपोजिट फोर्स में लग रही है, तो ऐसे मान लो कि सिर्फ मूवमेंट तो पृथ्वी का ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन जो ऊर्जा तरंगे निकली वो पूरी ही पृथ्वी पे सभी दिशाओं में गतिमान हो गई। ठीक है, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, अब मान लो कि एक ऐसे आप लोगों की पृथ्वी है। ठीक है, और ये सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर सेंटर के अंदर जो है दो शैलें अपोजिट दिशा में मूव करी। ठीक है, और जो लगने वाला फोर्स था, ठीक, जो लगने वाली ऊर्जा थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, अब देखो वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकली, अब यहाँ से ऊर्जा निकली तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया फोकस, किसका, अर्थक्वेक का फोकस। ठीक है, यानी कि उद्गम केंद्र। ठीक, इसको ये फोकस कहलाता है। ठीक है, और इसे अवकेंद्र यानी कि हाइपो सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हाइपो सेंटर भी बोल सकते हो। ठीक है, पूरा फोकस रहना प्लीज़, है ना, आप लोगों को फोकस रहना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंची। अब देखो ये ऊर्जा तरंगे वैसे तो हर दिशा में मान लो कि मूव कर रही हैं, ठीक, जो निकली, लेकिन अब जब ऐसे ऐसे मूव करते हुए एक टाइम तो ऐसा आएगा कि पृथ्वी की सतह पर भी आ जाएंगी ऊर्जा तरंगे। ठीक है, तो जो सतह पर पहुंचती हैं भूतल पर, वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है। अब मान लो जब सरफेस पर कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर ये एनर्जी सबसे पहले पहुंची, ठीक है, और पहुंच गई। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिकेंद्र। हिंदी मीडियम वाले सॉरी अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक, तो ये याद रखो, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में उसी को बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ चुका है। ठीक है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। तो ये जो सरफेस पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी सबसे पहले फोकस या हाइपोसेंटर से निकलकर पृथ्वी की सरफेस पर पहुंची, उसको बोलेंगे अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर। ठीक, और यहीं पर सबसे पहले तरंगों को यानी कि अर्थक्वेक की तरंगों को यानी कि भूकंप की तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। ठीक, जो अधिकेंद्र है यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है एपी सेंटर, ये क्या, रुकिए एक मिनट में पेन बदल लूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
अब एक बार देखो, फिर से एक बार ध्यान देने की कोशिश करो। मैंने बताया कि ये मान लो पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक। अब पृथ्वी के अंदर भूकंप की प्रोसेस चल रही है, ठीक। तो पृथ्वी के अंदर की लेयर में मान लो कि ये दोनों कोई पृथ्वी के टुकड़े होंगे, ठीक, जो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ विपरीत दिशाओं में मूव कर गया, किसके ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन की वजह से मूव करा। अब फ्रिक्शन की वजह से जब मूव करा तो यहाँ पर कुछ एनर्जी निकली, ठीक है। और यहाँ पर निकलने वाली एनर्जी को क्या बोला गया? फोकस बोला गया, ठीक। फोकस बोला गया या फिर हाइपोसेंटर बोला गया। उसके बाद बोला गया कि ये एनर्जी धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल गई। अब मान लो कि ये एनर्जी धीरे धीरे सारी दिशाओं में फैली और फैलते फैलते ऊपर की तरफ आई, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आने पर वो एक ऐसा पॉइंट था, ठीक, जब ये ऊपर की तरफ आ गई और सरफेस पर सबसे पहले महसूस करी गई, ठीक है। और वही एक पॉइंट को क्या बोला गया? अधिकेंद्र बोला गया, ठीक। अधिकेंद्र यानी कि अधिकेंद्र, और क्या बोला गया? एपी सेंटर बोला गया, ठीक। तो ये बात याद रखोगे। और जो सबसे पहले सतह के ऊपर महसूस की जाती है। उसके बाद एक पॉइंट और बोला गया कि जो फोकस के एकदम सीधे ऊपर जो ऊर्जा महसूस करी जाती है, ठीक, एकदम सामने ऊपर की तरफ, ठीक है। मान लो कि आपको ये गोला ले रहे हो और गोला में सबसे ऊपर एक सुई डालो, स्विच बोर्ड, ठीक है। और जो फोकस से लेकर ऊपर तक आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम सीधे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, वो क्या होगा? आप लोगों का एपी सेंटर होगा और नीचे उसी के ठीक नीचे क्या होगा? फोकस होगा। आई थिंक अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक। ये देखो 90 डिग्री का कोण लिखा भी है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत अगर हुई हो या फिर ना समझ में आया तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक। देखिए, भूकंपीय तरंगे या फिर अर्थक्वेक वेव्स, अब ये क्या बोल रही हैं, ठीक है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलखंड, ठीक। भूकंप स्थलखंड आप लोगों को पता ही होगा, लिथोस्फीयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पृथ्वी की ऊपर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, भूपर्पट्टी वाली, उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर यानी कि स्थलखंड भी बोलते हैं। जिस पर हम लोग रहते हैं, बस इतना याद रखो, वो क्या है? लिथोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। इसी अध्याय में आप आगे भी पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। दिस लाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, लेकिन कुछ जानकारी तो दे ही रही है। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलखंड पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई को भाग को कहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्टार मार्क ऐसे ही बुक में कर लेना। जो स्टार मार्क करते जाओ, आप लोगों का जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हर एक दो या 3 दिन पर, जब तक वो आप लोगों के दिमाग में परमानेंट न बैठ जाए, आप लोग रिविज़न करते जाओगे, ठीक है। तो ये 200 किलोमीटर आप लोग याद रखोगे। भूकंप मापी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करते हैं। अब एक बात थोड़ा आप लोग दिमाग में सोच पा रहे होगे या फिर टॉपिक को कनेक्ट कर पा रहे होगे, सोच रहे होगे क्या? देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फोकस से निकलकर एनर्जी सबसे ऊपर जो एपी सेंटर पर महसूस करी गई, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को सिस्मोग्राफ, सतह पर पहुंचने वाली वही तरंगे सबसे पहले होती हैं, ठीक। और उन्हीं को सिस्मोग्राफ द्वारा अभिलेखित यानी कि मापा जाता है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। फिगर 3.1 मैं आप लोगों को देखती हूँ कहाँ दिया गया 3.1। तो देखो, ये है फिगर 3.1, ठीक है। तो ये आप लोगों को भूकंप की तरंगे यानी कि ऊर्जा दिख रही होगी, ठीक है। तो मान लो कि ये यहाँ से कोई एनर्जी निकली, ठीक है, और ऐसे 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 मूव करते हुए क्या हुआ? एक टाइम आया ऊपर की तरफ पहुँची, ठीक, ऊपर की तरफ पहुँची। तो पहुँचने वाली ये जो क्या है वो धरातलीय तरंगे हैं, और ये इसका आयाम यानी कि ये इनकी वृत्ति है, और पहुंचने का समय जो लगा, ठीक। फिर ये पी तरंगे और ये इस तरंगे आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरह से सिस्मोग्राफ पर आता है, ठीक, ग्राफ बन के आता है, और इसी से वो लोग माप लेते हैं कि भूकंपीय वेव कैसे मूव कर रही है और क्या एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र यानी कि कर्व दिखाता है। यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है, जिसमें बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो ये कर्व के बारे में बताया गया कि जो कि ये 3 तरह की अलग बनावट की तरंगों को प्रदर्शित करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर यानी कि बेसिक तौर पर, ठीक है, बेसिक तौर पर भूकंपीय तरंगें सिर्फ 2 ही प्रकार की होती हैं। एक भूगर्भिक तरंगे, ठीक, यानी कि जिसको बॉडी वेव बोलते हैं, और दूसरा धरातलीय तरंगे जिसको सरफेस वेव बोलते हैं, ठीक है। अब भूगर्भिक तरंगे यानी कि बॉडी वेव उनका उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं, ठीक। यानी कि ये कब 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 पैदा होती हैं, कब आती हैं? जब उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान ये पैदा होती हैं। मान लो कि ये पृथ्वी का कोई टुकड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि उद्गम केंद्र यानी कि इसका एक फोकस है, ठीक। तो ये इसका फोकस है, और यहाँ से जब एनर्जी निकल रही है, यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है
उसी के दौरान उसी टाइम पर क्या ये बॉडी वेव भूगर्भिक तरंगे भी निकल रही हैं, ठीक है। और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, ठीक। तो यानी कि ये बॉडी वेव जो है वो पृथ्वी के अंदर काम करती हैं, ठीक। यानी कि बॉडी वेव भूकंप लाने के लिए पृथ्वी के अंदर तक जिम्मेदार हैं, ठीक। पृथ्वी के अंदर भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। यानी कि इसीलिए इनको भूगर्भिक तरंगे यानी कि बॉडी वेव बोलते हैं, ठीक है। भूगर्भिक तरंगों एवं धारातलीय शैलों के मध्य अन्योन क्रिया, ठीक। अन्योन क्रिया मतलब जो क्रिया, तो ये क्रिया मतलब एक या जो वस्तुएं होती है जब दो दो आपस में बल लगाती हैं तो उसको अन्योन क्रिया जोड़ दिया जाता है। जब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक चीज़ों में बल लग रहा है, आपसी बल लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अन्योन क्रिया जैसा शब्द यूज़ किया जाता है, उसके कारण नई तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर देखो, अन्योन क्रिया तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जिन्हें धारातलीय तरंगे कहते हैं, ठीक। अब धारातलीय तरंगे किसका परिणाम है? भूगर्भ में होने वाली अन्योन क्रिया का परिणाम है, जिसमें अन्योन क्रिया का अर्थ क्या है कि दो या दो से अधिक चीज़ों के आपसी बल में, जो बल से दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच जो आपसी बल लग रहा है उसके 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 परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा निकलती है उससे क्या बनती है? धारातलीय तरंगे बोलती हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं, यानी कि ये जो सरफेस है पृथ्वी की उसके साथ साथ ये ऐसे मूव करती होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो पृथ्वी के भूगर्भ में बन रही हैं वो मान लो कि हो सकता ऐसे ऐसे मूव करें, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे मूव करें। इतनी बात समझ में आ रही है? तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों से तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व से भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन और आवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब ये इतना बात आप लोग समझ लो कि तरंगों का वेग अधिक होता है तो पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं आती हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में, ठीक है। जिसने भी नहीं पढ़ा है मैं आप लोगों को बता दूं कि, तो देखो पहले परावर्तन का शब्द, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन शब्द का अर्थ समझ लो। मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा ये एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर सन है, ठीक। अब सन का जो सनलाइट यहाँ पर आई तो कांच का टुकड़ा ऐसे बना है कि ये प्रकाश को इधर नहीं जाने दे रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट कर लौटा जा रहा है। इसी तरह आप लोगों ने पहले सेंटेंस में जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो आप लोगों ने इंसोलेशन के बारे में पढ़ा होगा। इंसोलेशन क्या है? सूर्य से आने वाला पृथ्वी पर प्रकाश है, ठीक। तो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर उसको इंसोलेशन बोलते हैं। और उसके बाद एक आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ोगे पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या होता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो पृथ्वी की लेयर से छूकर वापस वायुमंडल में जाता है तो उसको पार्थिव विकिरण बोलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये प्रोसेस को समझने से अच्छा है एक मीडियम सोच लो, एक ऐसा मीडियम जिससे प्रकाश जो है वो एंटर उसके इनर पार्ट में एंटर नहीं कर पाएगा, उसकी सरफेस से छूकर दोबारा उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं इट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि ये परावर्तन है। अगर हम लोग बात रिफ्रैक्शन की करें तो जिसको हिंदी में आवर्तन बोलते हैं और इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ जाता है। आप लोगों ने कभी सूरज की किरणों को या फिर सूरज की किरणों को पानी में आते हुए देखेगा। जब आप लोग पानी में आते हुए देखोगे तो मान लो कि सूरज की किरणें ऐसे आ रही है तो ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह एक टब लो, ठीक है। देखो साइंस वाले जितने बच्चे हैं उन सबको इसके बारे में पता होगा, बहुत ज़्यादा बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। लेकिन जो भी साइंस नहीं पढ़े मैं उनको बताने को बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग एक टब लीजिए अपने घर में, ठीक, टब या बाल्टी कुछ भी, ठीक है, उसमें पानी भरा हो, ठीक है, और आप लोग अपना हाथ डालिए, ठीक। तो आप लोग अपना हाथ डाल के उसमें देखेंगे कि आप लोगों को हाथ जैसे आप डाल रहे हैं वैसे उसी दिशा में सीधे नहीं दिख रहा है, कुछ थोड़ा नीचे या नीचे की ओर झुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। अब आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में चीज़ें पता हो गई होगी और उसमें अब कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो उसी के बारे में बताया गया था कि पदार्थ के घनत्व में भिन्नता होने के कारण जो क्या है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रोसेस जो है वो दिखाई देती है किसमें? भूकंपीय तरंगों में, ठीक है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। अब तो जायज़ सी बात है, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये दिशा होगी, अगर रिफ्रैक्शन होगा तो ये दिशा होगी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं रह गई ना। भूकंपीय तरंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब देखो भूकंपीय तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। पहला पी वेव, ठीक, इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को।
पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं। ठीक, तो अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पैरा शुरू हो रहा है, आप लोग हाईलाइट या मार्क करते जाओगे और उसको लाइन टू लाइन लर्न करने की भी कोशिश भविष्य में करोगे। ठीक है, तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली होती हैं। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट करके आप लोगों को क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है कि अब पी की जगह वो एस डाल दे। ठीक, कॉमनली है, पी की जगह एस को बदलना कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर उनको क्वेश्चन में गलती करवानी है और आप लोगों की कॉन्सेप्ट की जांच भी करनी है। ठीक है, तो इससे दोनों काम हो जाएंगे। अगर वो पी की जगह एस रख देंगे तो आप लोगों के आप उनके दोनों काम हो रहे हैं, पहला आप लोगों के कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे और दूसरा वो अपना क्वेश्चन भी इजीली बना लेंगे। ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चन गलत भी करवा लेंगे। तो ये बात अब बिल्कुल याद रखना कि पी की जगह यहाँ पर एस ना होने पाए भाई। ठीक है, अपनी मेमोरी में इतनी क्लियर चीज़ें याद करके रखना कि पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और वही धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं, ना कि एस तरंगे। ठीक, और इन्हें पी से प्राइमरी, ठीक, तो इन्हें पी से प्राइमरी या फिर प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ठीक, पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। अब याद रखो ध्वनि तरंगे, यहाँ पर कोई और तरंगे भी डाल सकता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की जगह कोई और भी तरंगे की कैटेगरी या ऑप्शन डाल सकता है। ठीक है, तो ये ध्वनि तरंगे आप लोग याद रखना। और उसके बाद एक स्पेशलिटीज और भी है क्या पी तरंगों की, ये गैस, तरल, ठोस, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों में मूवमेंट कर सकती हैं, यानी कि इन तीनों प्रकार से पदार्थों से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो ये पैरा इतना पी तरंगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको हाईलाइट करके रख लीजिए। ठीक है, फिर अब एस तरंगों की बात आ रही है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ठीक है, देखो अब मैं आप लोगों को पी वेव्स की मूवमेंट बता दूं। ये मान लो पृथ्वी का टुकड़ा है, तो पी वेव क्या हुई, या ये फोकस है, यहाँ से एनर्जी निकल रही है, तो पी वेव ऐसे मूव कर गई। ठीक, पी वेव ऐसे मूव कर गई। ठीक है, पी वेव ऐसे मूव कर गई। ठीक है, तो ये अब जब ये ऐसे मूव कर रही हैं, सीधे एकदम मूव कर रही हैं, तो ये जल्दी पहुंचेंगी ही। लेकिन अगर एस वेव की अगर हम लोग गति देखें तो एस वेव की गति कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो एस वेव की अब जब गति ऐसे है तो इसको मूवमेंट करने पर और पृथ्वी के सरफेस में पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा ही, क्योंकि इसके आपस में ही मुड़ाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बात याद रखोगे। तो इसीलिए बोला गया है कि एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगे होती हैं। एस से सेकेंडरी याद रखो, ये द्वितीयक तरंगे हैं। ठीक है, इस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार मार्क कर लो, ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही चलती है। अब थोड़ा दिमाग पे जोर मारो। पी वेव के लिए मैंने क्या बताया कि ये तीनों मीडियम में मूवमेंट कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक, लेकिन अगर एस वेव की हम लोग बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड में ही मूव करेंगी। ठीक है, अब देखो इस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की है। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी साइंटिस्ट है, ठीक है, और वो पृथ्वी के भूगर्भ की संरचना के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, पी और एस दोनों वेव याद रखना कि ये दोनों बॉडी वेव हैं। ठीक है, बॉडी वेव आप लोगों को पिछले पैरा में समझ में आ चुका है कि जो भूगर्भिक वेव होती हैं, यानी कि जो भी भूगर्भिक तरंगे होती हैं। ठीक, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर हैं। ठीक, तो इतना बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो पी वेव क्या है कि वो प्राइमरी है, सबसे पहले धरातल पर पहुंच गई, तीनों मीडियम्स में मूवमेंट कर सकती हैं और थोड़ा पैरेलल चलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एस वेव की एक विशेषता क्या है कि ये सिर्फ क्या है, सिर्फ ठोस में मूवमेंट करेगी। अब मान लो कि अगर वैज्ञानिकों ने पता लगाना चाहा तो ये कोई पृथ्वी लिया, ठीक, पृथ्वी का जहाँ पर भूकंप आया, तो उन्होंने पी वेव और एस वेव दोनों को जानने की कोशिश की। ठीक है, तो अब उन्होंने कैसे पता लगाया कि पृथ्वी ऊपर से ठोस, ठीक है, अंदर में थोड़ा कम ठोस और कोर इसका पूरा लिक्विड है। ठीक है, तो उन्होंने पी और एस वेव की जांच की। ठीक, तो जहाँ पर आप उन लोगों को दिख रहा था कि जहाँ पर एकदम सॉलिड है वहाँ से तो एस वेव गुजर जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर लिक्विड या गैस है वहाँ से एस वेव जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रही है, वो उनका उतना क्षेत्र जो है वो छूट रहा है। खैर आगे एनसीईआरटी में समझाया है मैंने आप लोगों को, इसी सेंटेंस में जोड़ने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा रफली बता दे रही हूँ, बाकी आगे उन्होंने लाइन टू लाइन समझाया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर हम लोग थे कि इस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, जो मैं अभी आप लोगों को बता के आई थी, याद करने की कोशिश करो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस क्या है। रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनि होकर वापस लौट आती हैं, समझ में आ गया। जबकि आवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन से कई तरंगे दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। ठीक है,
उसके बाद भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। भूकंप लेखी यानी कि वही सिस्मोग्राफ, ठीक। तो सिस्मोग्राफ पर बने आरेख, जो उस पर एक आरेख बनता है, ठीक है, उसी की दिशा की भिन्नता से अनुमान लगा लिया जाता है इनकी वेव का, ठीक है। तो धारातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं, ठीक है। एक मिनट, अब देखो धारातलीय तरंगे धारातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। मतलब क्या है इसका? देखो पहले हम लोग तो भूगर्भिक तरंगों की जांच कर रहे हैं ना, धारातलीय तरंगों की नहीं जांच कर रहे हैं। तो पहले जब हम लोग भूगर्भिक तरंगों की जांच कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोगों को सिस्मोग्राफ यहाँ से एनर्जी को जांच कर रहा है, तो वो पहले बॉडी वेव की जाँच करेगा ना। तो बॉडी वेव की वो जाँच करते हुए, प्राइमरी और सेकेंडरी की जाँच करते हुए धरातल पर आएगा, ठीक है। तब इनकी भूकंप लेखी अंत में जाँच करता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो भूकंप लेखी होती धारातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी अगर पूछा जाए कि कौन सी तरंगे हैं, पी वेव, एस तरंग या धारातलीय यानी कि सरफेस वेव। सरफेस वेव का एक नाम लव वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लव वेव आप लोग याद रखोगे, ठीक। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी क्या है? धारातलीय तरंगे। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिरती हैं। तो ये धारातलीय तरंगों की वजह से ही ज़्यादा डिजास्टर फैल जाता है। अब नेक्स्ट पैरा क्या है? भूकंपीय तरंगों का संचरण यानी कि मूवमेंट कैसा होता है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज भूकंप खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे चैप्टर रखेंगे, ठीक है। अब भूकंप हम लोग शुरू से समझते आ रहे हैं, तो इसको पूरा खत्म करके ही छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोल रहा है ये पैरा। भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों से संचालित होने वाली प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। यानी कि अलग अलग भूकंप से जो तरंगे निकलती हैं उनकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। जैसे ही ये संचालित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा होता है। शैल मतलब पृथ्वी के टुकड़े, अपने भूखंड, ठीक। तो जैसे ही वो निकलती हैं तो उन टुकड़ों में क्या होता है कि एक वाइब्रेशन महसूस होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में समानांतर होती है। मैंने आप लोगों को बताया ही कि ये पैरेलल चलती है, ठीक है। उसके बाद यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं, कि ये जिस दिशा में गति कर रही हैं उसी दिशा में जो पदार्थ होगा उस पर दबाव डालेंगी, ठीक है। इनके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। अब इनके दबाव के फलस्वरूप क्या, एक नॉर्मल प्रोसेस भी याद रखो कि जहाँ पर फोर्स लगेगा वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बदलाव आता ही है, ठीक। तो इसीलिए इसके बारे में बोला गया है। और शैलों में संकुचन व फैलाव होता है, ठीक है। अब मान लो कि एक ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक है, ऐसे नहीं, एक मिनट, ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक है। अब इसमें लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ठीक, थर्ड लेयर, इस तरह करके कुछ लेयर है, ठीक। और ये इसका फोकस पॉइंट है। और यहाँ से अब पी वेव मूव करी, ठीक है। तो जब पी वेव यहाँ पहुँचेगी तो इसको कुछ धक्का लगेगा, ये ऊपर उठेगी, ये जब इसको नीचे से धक्का लगा, पी वेव यहाँ पर आई, धक्का लगा, जस्ट थोड़ा ऊपर उठी, ठीक है, थोड़ा ऊपर उठी। और इसके ऊपर उठते ही पी वेव यहाँ पर तुरंत मूव कर गई यहाँ पर। और ये जब ऊपर उठ गई और इसका फोर्स जब खत्म हो गया तो ये सट से नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये दूसरे पॉइंट पर पहुंची, पी वेव यहाँ पर, तो इसको कुछ धक्का लगा, ये यहाँ पर पहुंची। और जैसे ही ये धक्का लगा ये वेव यहाँ पर आ गई, ठीक है। और ये वाला जो एक सरफेस थी वो अपने पॉइंट पर फिर से आई। तो कुछ आप लोगों को मूवमेंट मतलब कुछ फील हो रहा होगा पृथ्वी को। और जैसे ही ये फर्स्ट पॉइंट पर पहुंची, पृथ्वी का सरफेस उठा और यहाँ पर कुछ महसूस होने लगा, मतलब इतनी ऊंचाई पर कुछ ऊपर पहुंचा। और जैसे ही ऊपर पहुंचा एनर्जी निकल गई, मुक्त हो गई, ठीक है। और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, ये फिर से नीचे आने की कोशिश की इसने, ठीक है। तो जब नीचे आया तो फिर से धक्का महसूस हुआ ना, तो इसी के बारे में बोला गया है। और इस धक्के से आप लोगों को जब ये ऊपर उठेगा नीचे आएगा तो डिजास्टर तो होगा ही, ठीक है। तो ये आप लोगों को शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। तो जब ये धक्का लगा तो संकुचन और फैलाव की प्रोसेस हुई। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल ऐसे, ठीक, ऊर्ध्वाधर तल में तरंगे की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, ठीक है। मान लो कि एक पृथ्वी का सरफेस है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा हम लोग एक जाल बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक और सरफेस का टुकड़ा है, उसमें भी एक ऐसा हम लोग जाल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ये पी वेव, ठीक, पी वेव मूव कर रही है,
पी वेव मूव कर रही है। ठीक, तो जब पी वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इन जालों में क्या होगा कि कुछ संकुचन होगा, मतलब कुछ सिकुड़ेंगी तब जब यहाँ से एनर्जी निकलने लगेगी, और फैलेंगी तब जहाँ से एनर्जी गुजर रही होगी। ठीक है, और उसके बाद एस तरंगें क्या होंगी, एस तरंगों की मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, तो इसका एक रूप ऐसे भी आप लोग देख सकते होगे कि ये ऐसे 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 होगा, और ये टुकड़ा ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक, इसके मूवमेंट करने पर। ठीक है, और इसी के अंदर ये लाइन इसी तरह बना दो। अब आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ठीक, तो अन्य 3 तरह की तरंगे के संचरण की गति समकोण की दिशा में कंपन पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार या गर्त आता है। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया ही कि जब ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ठीक, मान लो कि ये पृथ्वी का टुकड़ा है और ये इस तरंगे ऐसे मूव करी, तो कुछ तो उभार आ गया और कुछ क्या आ गया, गर्त आ गया। ठीक, धारातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। फिर से ये लाइन बता दी गई है आप लोगों की जानकारी के लिए। अब छाया क्षेत्र के बारे में यानी कि शैडो जोन के बारे में बताया गया है कि अगर एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में मूवमेंट करती हैं और पी वेव तीनों मीडियम में मूवमेंट करती हैं, तो पृथ्वी अंदर जो है वो सॉलिड, लिक्विड, ठीक, इन और गैस सॉलिड, लिक्विड या किस पदार्थ से बनी है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए पी और एस वेव का क्या है, प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोगों को जहाँ पर शैडो जोन मिलेगा वहाँ पर पता चल जाएगा कि एस वेव नहीं गई है। ठीक है, और या फिर पी वेव वहाँ से गई है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पर, ठीक है, पृथ्वी सिर्फ ठोस है या फिर कौन कौन सी जगह पर तीनों मीडियम से गुजर रही है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो सिस्मोग्राफ यंत्र के बारे में फिर से बात की गई। सिस्मोग्राफ यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ की 1 मिनट, आज अब वीडियो हो गई लंबी, तो अब इसको कल रखते हैं। ठीक है, हम लोग कल शैडो जोन से फिर से शुरुआत करेंगे। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, और बुक को फिर से उसी तरह पढ़ते जाइएगा। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को इतनी भी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।